होगा ये देखो मैप भी दिख रहा है, दिख रहा है। लगभग इस तरीके की शेप में फैला हुआ है ना। तो जब बेसिकली ये ऐसा कंटिनेंट है कि जहां ना ज्यादा देश है ना। देश भी कितने हैं? 14। जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, एक को छोड़ के, ब्राजील को छोड़ के। बाकी सब में क्या है, वो है। तो आर्थिक महत्व इसका ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो आपका दिख रहा होगा, ये एरिया देखिए, इस एरिया को आप देखिए, ये किससे मैच कर रहा है? ये वाला पोर्शन अफ्रीका का, ये वाला पोर्शन इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से, इन्हीं से मैच कर रहा है। ये सब क्या है? पुराने हिस्से हैं हमारी पृथ्वी का। जब विभाजन हुआ, जब टूटी थी, ये सब कहाँ लगे थे? ये यहाँ जुड़ा था, ये यहाँ जुड़ा था, ये यहाँ जुड़ा था, इंडिया यहाँ जुड़ा था। तो सब क्या है? प्राचीन टाइम में जो था हमारा लैंड, उसी के सब पार्ट है। तो इसीलिए खनिजों की दृष्टि से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना। हमारा जो पुराना सेल्फ है, उसी के सब हिस्से हैं। तो उसमें भी ये वाला हिस्सा जो है पुराने हिस्सों में आता, तो यही जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्योंकि समुद्र में पहले कभी डूबा होगा, अब समुद्र के बाहर आ गया है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है ना। और बाकी इधर क्या है, ये पूरा कौन सा माउंटेन है? कौन सा माउंटेन है ये? कौन सा माउंटेन है बताओ ना। एंडीज है। कौन सी टाइप का माउंटेन है? माउंटेन के टाइप बताए हैं ना, कौन से टाइप का माउंटेन है? एंडीज है, ठीक है। एंडीज की कुछ खास विशेषता? बलित पर्वत है, यानी फोल्डेबल माउंटेन है ना। खास विशेषता क्या है? विश्व का सबसे लंबा बलित पर्वत, इससे बड़ा नहीं है कोई भी। पूरी एक रेंज है ये, इतनी बड़ी, ठीक है। जो आप इसको देखो, मेरे को आप यहां से शुरू होके यहां तक ये पूरा फैला। क्या इतना? कौन कौन से बलित पर्वत के उदाहरण हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, और छोटे मोटे यूरोप में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप उनमें सब में नजर दौड़ाओगे तो इसका जो लंबाई है, जितना लंबा ये है, इतना दुनिया में कोई नहीं है। तो दुनिया का सबसे लंबा फोल्डेबल माउंटेन ये है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसमें जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, तो इसमें भी कौन कौन सी रेखाएं गुजरेंगी, देखकर बताओ। सबसे पहले 0 डिग्री लाइन यहां से गुजरी, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री, इनको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इधर मकर, ठीक है। अफ्रीका में कौन कौन सी गुजरती है? अफ्रीका में तीनों गुजरती हैं, इसमें 2 गुजर रही हैं। तो जो सवाल बनते हैं उसी पैटर्न पर चलेंगे कि मकर रेखा को कौन कौन से देश हैं जो क्रॉस करते हैं, और विषुवत रेखा को कौन कौन से देश क्रॉस करते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे मकर रेखा को क्रॉस करने वाले। एक्टर्स लाए हैं सभी, वो लाए हैं वो लेक्चर खोल देंगे, जो नहीं लाए हैं वो सुनते रहेंगे। मकर रेखा को क्रॉस करने वाले देश कौन कौन से हैं, नाम बताओ।
जो दोबारा से पढ़ रहे हैं इसको वो तो बता ही सकते हैं। कहाँ से बोलिए? नहीं हम बता रहे हैं। हाँ। मकर रेखा पर जो ऊपर वाली है ना, उसमें एक तो मेक्सिको का, एक अमेरिका, नीचे वाली चलो सुनो सुनो, देखो सुन लो। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो लिखते चलेंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो सुनते चलेंगे, है ना, याद करते चलेंगे। ठीक है। मकर रेखा को प्रेस करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राजील है। कितने हो गए टोटल? 4। ठीक है, 4 देश इसको करेंगे, क्रॉस करेंगे। फिर आता है सर रिपीट कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। और विषुवत रेखा को कौन कौन से क्रॉस करेंगे? कोलंबिया और ब्राजील। कोलंबिया, निकारागुआ है ना। वर्तमान समय में दक्षिणी अमेरिका में टोटल कितने कंट्री हैं? 14। कोई नाम बताएगा? सही का हाँ। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, आप काउंट करो, ऐसे ऐसे काउंट करो, ऐसे करें। फिर बताओ। किसी को पता है 14 के 14 नाम? नहीं पता है? एटलस से देख के नोट कर लेना, अभी नहीं, यहाँ मत करो। पीछे वाला भी कर लो। ठीक है, तो देखो दक्षिणी अमेरिका की कुछ खास विशेषताएं हैं, उनको ध्यान दो। ब्राजील इसका सबसे बड़ा देश है और मालवीना इसका सबसे छोटा देश है। ठीक है, ब्राजील इसका सबसे बड़ा देश है, मालवीना इसका सबसे छोटा देश है। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये पॉइंट लिखते चलो, इसको खाली सुनना ही नहीं है। एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी एक खास विशेषता, आप इसको ध्यान से देखो, ये सैंटियागो है या रियो डी जेनेरियो है, मोंटेवीडियो है, ब्राजीलिया है, और इधर काराकस है, और 2-4 और ऐसे ही महत्वपूर्ण नगर हैं। कहाँ है ये? कहाँ है? सभी के सभी समुद्र तटीय क्षेत्रों में है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में है, तो इससे हमारा एक इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि इसके दक्षिणी अमेरिका के जितने भी नगर हैं वो सब महत्वपूर्ण नगर समुद्र तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। अब इससे दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, जब सारे नगर समुद्र तटीय क्षेत्रों में है तो सारा जो पॉपुलेशन होगा वो कहाँ होगा? जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में। तो इसके बारे में खास विशेषता है ये, इसका जितना भी ये इंटीरियर भाग है यहाँ पर जनसंख्या देखने को नहीं मिलती है। तो क्या बन गया? दक्षिणी अमेरिका में, ये पॉइंट लिख लो, दक्षिणी अमेरिका में अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवासित है, जबकि
मध्यवर्ती क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। इसमें तो कुछ मायने में देखने को मिलेगी। जब ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बीच में बिल्कुल ही नहीं है पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। कभी इसको देखना, ये अमेज़न के जंगल जो हैं, इसको देखना गूगल मैप से, पूरा ऐसा जंगल जंगल दिखाई देगा कि उसमें अगर आपका एक कुछ गिर गया तो उसे ढूंढ पाना असंभव है ना। ऐसे जंगल भारत में भी है। भारत में भी इस तरीके के जंगल हैं। कहाँ? केरला में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में। वहां अगर कुछ गिर जाता है तो उसको खोज पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जंगल होते हैं वो इतने घने होते हैं, उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, छतरीनुमा। पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पर क्या है। देखे हैं? अरे वो कौन सा पेड़ पौधे इस तरीके के ऐसे ऊपर से ना सूर्य का प्रकाश आएगा, नीचे ना कुछ दिखाई देगा, खो जाओगे, फिर मिल नहीं पाओगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए। अब इसके बाद अमेज़न बेसिन जो है वहां कौन से प्रकार के वन मिलते हैं? सदाबहार पर्णपाती। कौन से वन मिलते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कैसे? वर्षा सदाबहार वर्षा वन, यानी कि ऐसे वन जहां बारिश की मात्रा ज्यादा होती है, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, और है मैंग्रोव वन को जो समुद्र के किनारे केरल पाए। तुम लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है, तुम लोग पढ़ते नहीं। मैंग्रोव केरला में नहीं था। नहीं, वो मिलते हैं उसमें डेल्टा ही क्षेत्र में, जो डेल्टा पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। मैंग्रोव अलग चीज है। मैंग्रोव कैसा होता है? वो ऐसा होता है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ तना और ये पेड़, ये पानी, ये भी सब क्या है? ये पानी। ये सब पानी में होंगी। इसकी जड़ें ऐसे, जैसे ये मेरा हाथ है, ये दिखेंगी जड़ें इसकी, दिखेंगी मैंग्रोव की। मैंग्रोव पानी में दिखाई देता है उसकी जड़ें, और ये ऊपर होता है ज़्यादा, 60-60 मीटर तक होते हैं लंबे। ये छोटे होते हैं, इनमें इनको बहुत अंतर है। मैंग्रोव खारे पानी में होता है। क्या होता है? खारे पानी में। तो खारा पानी कहाँ मिलेगा? समुद्र तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। तो जहाँ नदियों के डेल्टा बनते हैं वहां पर मैंग्रोव देखने को मिलता है। वहां एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश कहाँ ज्यादा होगी? विषुवत रेखा पर होगी। तो ये जो पूरा एरिया है, ये देख रहे हो, विषुवत रेखा गुजर रही है। तो विषुवत रेखा गुजर रही है तो उस वाले एरिया में ही एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर ही एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है। तो वो पूरा एरिया अमेज़न विश्व के फेफड़े भी कहलाए जाते हैं ना। पूरा अगर इसको नष्ट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ये इसके बाद आता है, अब हम इसके फिजिकल पार्ट पे चलेंगे। तो ऐसी कॉमन बात चल रही थी। सबसे पहला आता है एंडीज पर्वत, जो 8,850 किलोमीटर लंबाई में है। ये एंडीज माउंटेन रेंज 8,850 किलोमीटर लंबे हैं, जो टोटल 3 श्रेणियों में बटे हैं। ये जो है 3 रेंज में बटे हैं एंडीज।
कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल, ओरिएंटल। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है ये। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा सेंट्रल, कार्डिलेरा ओरिएंटल। एक मैप बना रहा हूं मैं, इस मैप को बनाएंगे। ओरिएंटल, ये आपका क्या है, एंडीज। बातें नहीं करो। ये इसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है। बन गया? सर ब्राजीलियन के नीचे आप सर क्या लिखे? मॉन्टे ग्रासो। ब्राजीलियन हाईलैंड की जगह आप ब्राजीलियन उच्च भूमि भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं। हो गया? सर इसमें आपने पैटागोनिया का प्लेटो लिखा है, अमेज़न पैटागोनिया डिजर्ट लिखा है। सर अमेजन के नीचे आप सब क्या लिखे? इसमें क्या लिखा? डिजर्ट और आपने प्लेटो लिख दिया था। दोनों है। तो ना क्या क्या सर अमेजन के नीचे क्या लिखे? बोले में
ये ग्रान चाको लिखा है, ये मोंटे ग्रासो लिखा है, ये कंपोज लिखा है, ये कटिंगा, ये पंपा लिखा है, ये पंपास कर लो इसको, पंपास, प्लाटा नदी, ओरोमिको नदी, ठीक है। यहाँ पे ग्रांड चाको का मैदान भी होगा। हाँ वो मैदान ही है ग्रान चाको, ग्रान चाको मैदान। हो गया। अब देखो इनके बारे में जानकारी समझो। जो गयाना उच्च भूमि है जो ऊपर की तरफ है, उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। क्या खास विशेषताएं? उच्च भूमि का मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो समुद्र तल है उससे उसकी ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी जो औसत रूप से ऊंचाई है, ये पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, 300 मीटर, सी लेवल से 300 मीटर ऊंचा है, पहला पॉइंट इसका, ठीक है। और इसी का दूसरी खास विशेषता, यहाँ पर इंसेल वर्ग मिलते हैं। इंसेल वर्ग क्या होते हैं, कौन बताएगा? कोई है ज्योग्राफी? कोई जानता है इंसेल वर्ग? नहीं। ये लैंड है, इस लैंड पर कहीं भी इस तरीके की ऊंची भूमि है जो लास्ट में बच जाती है, यानी कि कोई एक लैंड है, उस लैंड पर हमारी इरोजन की पावर से अपरदन की शक्तियां काम करती हैं, है ना। मान लीजिए कि ये है, ये क्या एक लैंड है, इस पे इरोजन की शक्तियां जब काम करनी शुरू करेंगी तो इसको क्या करेंगी, काटेंगी, छांटेंगी, इसको खत्म कर देंगी, धीरे धीरे रगड़ के खत्म कर देंगे। तो रगड़ के खत्म होने के बाद जो बचा खुचा मटेरियल होगा, जो ऊंचा उठा दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है, इंसेल वर्ग। यानी कि इस क्षेत्र में इंसेल वर्ग देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ दिखता है क्या? कोई इंसेल वर्ग नहीं है। ये इंसेल वर्ग कहाँ मिलेंगे? जहां अपरदन ज्यादा हुआ हो। समझ गए बात को? तीसरा पॉइंट इसका आता है कि इस क्षेत्र में टेपुइस टेबल लैंड जैसे ऊंचे उठे भाग देखने को मिलते हैं। रोरेमा, माउंट रोरेमा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है गयाना की, माउंट रोरेमा, ठीक है। ये बातें थी गयाना उच्च भूमि की, जो क्या है, उच्च भूमि का मतलब वो पठार भी होगा। और इसी जगह पर एक रह गया यहाँ पर, ये हो लानोज भी गयाना उच्च भूमि के पास में लानोज। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि, जिनके बारे में कुछ के बारे में बता रहे, बाकी बताएंगे सबके बारे में। ब्राजीलियन उच्च भूमि, तो ब्राजीलियन उच्च भूमि जो है वो एक औसत रूप से 1000 मीटर ऊपर उठी हुई है समुद्र तल से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया इसकी सर्वोच्च चोटी ब्राजीलियन हाईलैंड। और यहाँ पर रियो डी जेनेरियो
जी। रियो डी जेनेरियो महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो ब्राजील का अधिकतम सामान को निर्यात करने का काम करता है। रियो डी जेनेरियो, ठीक है। पहले जो इसकी राजधानी थी अब ब्राजीलिया ट्रांसफर कर दी गई है। फिर इसके बात करते हैं पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है या उच्च भूमि है उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है पेंटागोनिया? पेंटागोनिया इट्स लोकेटेड अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, सीढ़ीनुमा आकार का है, गिरिपदीय क्षेत्र है और भेड़ों का चारागाह क्षेत्र है, ठीक है। पेंटागोनिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कौन बताएगा? एक और बात जीएस में सुना इसका नाम। ये सुसुत्तम मरुस्थलों में भी आता है, यानी कि काफी सूखा मरुस्थल है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रान चाको। ग्रान चाको, इसकी कोई खास विशेषता कौन बताएगा? दलदलीय क्षेत्र है ग्रान चाको। यहाँ पर क्या है? नदियां हैं, दलदली क्षेत्र है और बताओ। तलछट से भरा हुआ है, दलदलीय क्षेत्र है। पराना नदी यहाँ पर बहती है। भूसन्नति प्रदेश है जो एंडीज और इधर ये एंडीज है और इधर ब्राजीलियन आइलैंड है, इन दोनों के बीच में है। भूसन्नति क्षेत्र है। भूसन्नति क्षेत्र समझते हैं ना? हैं? कितने बच्चे नहीं समझते? याद करा करो। तो कितनी बार तो मैं क्लास में बताता हूँ, तो क्यों याद नहीं रखते हो? कितनी बार बताया? ये क्या है? एंडीज। और ये क्या है? हाईलैंड। अब जो एंडीज है, एंडीज से आने वाली नदियां इधर को कचरा गिरा रही है, ब्राजील से आने वाली इधर को, और फिर इसमें जो गैप है उस गैप में क्या हुआ? मटेरियल जमा होता चला गया, जमा होता चला गया, फिर ये क्या हो गया? पूरा ऊपर तक आ गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? छठ, तलछट बोलते हैं, यानी कि डिपोजिशन। इसका नदियों द्वारा जो अपसाद लाया जा रहा था उनका डिपोजिशन होने के कारण, यानी कि यहाँ से जो नदियां आई उन्होंने जो डिपोजिट किया, ब्राजीलियन हाईलैंड से जो नदियां आई उन्होंने जो डिपोजिट किया, उसके बाद जो क्षेत्र बना वो आपका ग्रान चाकू, समझे? जैसे आने वाले टाइम में क्या होगा? मान लो कि इधर से इसका मूवमेंट इधर को हो जाए, इधर को हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यही माउंटेन बन जाएगा। जैसे हमारा ये जहां हम रह रहे हैं, ये क्या है? ये भी गंगेटिक तलछट है, गंगा के मैदान का तलछट है। यहाँ पर भी अपसाद है, उसी अपसादी क्षेत्र में हम रहते हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है? कृषि होती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्या बच गया? मोंटे ग्रासो, ये भी क्या है? ग्रासलैंड की है,
एक घास का स्थल है जहां पर इन दोनों के क्षेत्र में कौन सी एक घास पाई जाती है जिसका नाम मैंने कई बार बताया है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है जिसे जानवर खा के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। पोषक तत्व भरी घास। मोटा जाते हैं। तो तुक्का रहेगा ना, एग्जैक्ट बताया नहीं। बाजार में एक मिलता है अल्फा अल्फा सिरप मिलता है, देखा है? तो उस पे ये अल्फा अल्फा घास बनी होती है, उसे खाओगे तो मोटा जाओगे आप। फिर इसके बाद आता है ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी की खास विशेषता यह है कि ये नदी का जो क्षेत्र है वो बेसिकली पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जाना जाता है ना। यहाँ पे कौन सा देश है बताओ, कौन सा देश है यहाँ पे वो है बोलीविया, ब्राजील है, बोलीविया है, ग्रैंड चैको में। ग्रैंड चाको की बात नहीं कर रहे हैं जी, ये कौन सा देश है, अच्छा ये वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के लिए ही जाना जाता है, यहाँ पर मिलते हैं ओरोनिको नदी के पास में। आज के टाइम में वेनेजुएला के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? बिल्कुल पता है। क्या पढ़ा है? सबसे ज्यादा सौंदर्य यहाँ पाई जाती है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, सबसे ज्यादा यही होती है। सच में सर? इतना सुंदरिया को तो फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस को कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स जो बनी है वो वेनेजुएला की बनी है, वो बात भी सही है। ठीक है, दूसरी क्या विशेषता नहीं, दूसरा इस समय क्या चल रहा है वहां पर? वेनेजुएला पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, बैन लगा दिया, इसके पेट्रोलियम पदार्थों पर बैन लगा दिया। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी कोलैप्स कर गई है ना। इसको ओपेक, पहले जो ओपेक संगठन है उससे बाहर निकाल दिया, तो इसका जो तेल हम खरीदते थे दूसरे देश, वो खरीद नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो वहाँ एक, अभी तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो, पीछे ओपेक से बाहर हो गया वेनेजुएला। हाँ उसको निकाल दिया था। तो क्या हुआ, 1 किलो चावल अगर लेने जा रहे हैं तो 1 किलो नोट, यानी कि इसका जो करेंसी है उसको देना पड़ता था। 1 किलो दोगे तोल में, इतने पैसे रखोगे तब 1 किलो चावल मिलता था। इसकी करेंसी इतनी ज़्यादा डूब गई। अब रिसेंटली इस समय क्या चल रहा है ये मुझे इस समय करंट का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वेनेजुएला की ये हालत चल रही थी। जैसे अपने यहाँ है, अपने यहाँ गया अभी हमारा 80 रुपये में $1 है। अगर मान लो धीरे धीरे चल के 800 रुपये में $1 हो जाए तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 200 के 8 नोट देने पड़ेंगे तब $1 खरीद पाएंगे। तो ऐसी स्थिति वहाँ हो गई। वहाँ $1 की कीमत 1 लाख उसके रुपये, यानी कि उसका जो होगा वेनेजुएला की करेंसी जो होगी वो 1 लाख रुपए में $1 मिल रहा था। इस वजह से उसको 1 किलो चावल लेने के लिए एक बोरा भर के नोट देने पड़ते थे। हाँ ये हो रहा है वास्तविकता में वहाँ। इतना सब डाउन होने से कोई इकोनॉमी पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वियतनाम का वियतनामी डाउन है। कहाँ से नोट छापेंगे इतने? वियतनामी डाउन है, 83 से काउंट करेंगे 240 को, लगभग के 30-40 हज़ार। ऐसे 3-4 कंट्री हैं जो जिसमें इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान भी धीरे धीरे इसमें जा रहा है, जिम्बाब्वे, उसकी भी स्थिति खराब है। पहले हम लोग सुनते होंगे जिम्बाब्वे की टीम खेलती थी क्रिकेट मैच, आती है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है उसकी। तो चलो वो इकोनॉमिक का मैटर है, लेकिन बात बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ओरोनिको के बारे में 2-3 बातें लिख लीजिए, जो बातें मैंने बतानी है। एक तो विशालतम डेल्टा बनाती है, दूसरा पॉइंट एंजिल जलप्रपात, इसकी सहायक नदी करोनी, एंजिल वाटरफॉल इसकी सहायक नदी करोनी पर स्थित है। और ये देखो, ये क्या लिखा था मैंने, लानोज घास का मैदान इसके क्षेत्र में स्थित है।
लानोज किस टाइप की घास है? तुम हाँ कौन बताएगा? हैं? देखो कंपोज और लानोज एक जैसी है। कैसी? सवाना, कटिंगा, शीतोष्णकटिबंध। सब जानते होंगे इसके बारे में। सवाना और शीतोष्णकटिबंध में क्या अंतर है? क्यों बच्चों जानते हो? सवाना क्या है? ऐसी घास जो गर्म क्षेत्रों में होती है। जैसे भारत में भी क्या है? सवाना होती है, अफ्रीका में सवाना होती है, और कहाँ? लानोज में सवाना होती है। लेकिन शीतोष्णकटिबंध जो थोड़े से ज्यादा ऊंचे उठे क्षेत्र हैं और ठंडे होते हैं, वहां पर शीतोष्ण घास होती है। जैसे नाम कौन कौन से शीतोष्ण के नाम बताओ? घास के नाम बताओ। शीतोष्ण घास के नाम? बेल्ट्स हुआ, डाउन्स हुआ, स्टेपी हुआ, पेरी हुआ, ये क्या है? शीतोष्ण के हैं। और सवाना बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है? अफ्रीका में। अफ्रीका का जो मरुस्थलीय क्षेत्र से नीचे वाला क्षेत्र है ना, तो वहां सवाना को क्या बोलते हैं हम? एक नाम पर्टिकुलर बोलते हैं सवाना का। बड़ी बड़ी क्या है? शिकारों की भूमि। जो आप लोगों ने टहलते हुए देखे होंगे शेर, सवाना जंगल में। हाँ सच, हाँ हाँ मिल गया। अच्छा कितना बिल भी करा दिए क्या? उसका बड़ा भी है क्या? तो मतलब बड़ा कितने का है? कितना बड़ा? नहीं उसकी एमआरपी मुझे बताओ किलो बड़े बड़ा वाला जो है, तो बड़ा वाला 449 एमआरपी है, पड़ेगा तो दिखा है वहाँ पर एमआरपी। बच्चों बातें नहीं, मौका मिलता है तो बातों में लग जाते हो। ये नहीं कि जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दे लो। मौका पे सर एक हमारे यहाँ हरियाणा के हैं सतीश शुक्ला जी, उन्होंने एक कविता बनाई है, सुना दीजिए। अभी मत सुना कविता। मौका है तो करब कमाई, संग साथ की ऐसी की तैसी करके पूरी एक किताब उन्होंने लिख दी है। हाँ देहाती अखबार में है, चलो सुनो सुनो बात सुनो। जो घास के स्थल होते हैं, जो सवाना होती है, वो गर्म क्षेत्रों में होती है। इन चीज़ों को ध्यान रखो। ये कई बार मैच करने आते हैं, ये देखे होंगे कभी एग्जाम में, और ये कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि कौन सा इसमें क्या है, सवाना है, कौन सा कोणधारी है, ये कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको ध्यान से लिख लो, जो चीज़ बता रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा ये। अरे जो स्टेपी होता है वो ठंडा क्षेत्र होता है, वहाँ फसल गेहूं के उत्पादन और मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। और जो सवाना होता है वो फसल उत्पादन की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, वहाँ जंगली जानवर ही रहते हैं खाली, या फिर इक्का दुक्का पेड़ देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर पेड़ का नाम भी है जो वहां पर देखने को मिलता है, कौन सा? बाओबाब, सुना है? देखना उसको कैसा होता है, ऐसा होता है बनाओ। ये पेड़ है, इतना मोटा सा होता है और इतने छोटे छोटे से बस ऊपर बने होते हैं, और ये इतना मोटा सा इसका धड़ सा होता है। ये इस तरीके का पेड़ होता है, बाओबाब। ठीक है, नेट पे बाद में लिख लेना घर पे जाके। ठीक है, ये इसकी चीजें हो गई। अब इसके बाद आती है पराना नदी
पाराना नदी के बारे में कुछ बात बता दूं मैं। पाराना नदी इसमें लिख लो, यह पराग्वे तथा ब्राजील देश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। पाराना नदी ब्राजील और उराग्वे के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्राकृतिक सीमा नहीं जानते हैं क्या होती है? आप खड़ा करो। दो, बाकी सब जानते हो? अरे यार कितनी बात बताए बैठो। प्राकृतिक सीमा का मतलब है जैसे इसको ऐसे समझ लो, ये मान लो क्या है इंडिया, इधर क्या है ये पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? इंडस नदी के द्वारा इन दोनों के मध्य में जो डिवीजन कर दिया गया, हमने नहीं बनाया अलग से, हमने मान लिया नदी का इधर का एरिया तुम्हारा, इधर का एरिया मेरा, ठीक है, क्लियर। हमने लाइन नहीं खींची तो वो क्या हो गई? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी सीमा रेखाएं देशों के निर्धारण करती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने बताया था मैक्सिको और यूएसए, उन दोनों के मध्य में कौन सी नदी है? नदी के अलावा मतलब पर्वत भी तो प्राकृतिक सीमा के अंदर। हाँ, पर्वत कर सकता है, मरुस्थल कर सकता है, तो जो भी मतलब जो नेचुरल फेनोमिना है वो अगर प्राकृतिक सीमा बना रहा तो उससे हम निर्धारण कर लेंगे। जैसे भारत और चीन के बीच में है हिमालय, ठीक है, वहां कोई मैकमोहन रेखा खिंची हुई थोड़ी ना ढूंढोगे, वो पर्वती है खाली, ठीक है। तो जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही निर्धारित है, हमने उसको एडॉप्ट कर लिया तो प्राकृतिक सीमा हो गई। राजनीतिक सीमा कैसी होगी? राजनीतिक सीमा यही होती जो प्रदेशों के। राजनीतिक सीमा ये होगी, ये हमने तय कर दिया, ये दिख रहा है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, इनके बीच में हमने यहां से यहां तक लाइन खींच दी। ये किसने की है? ह्यूमन ने। हमने तो तय किया कि राजस्थान यहां तक रहेगा, तो ये क्या होगी? राजनीतिक सीमा। हाँ, इसके और पॉइंट लिख लो इसमें, पाराना नदी में। इगुआजो ब्राजील देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा पॉइंट लिखें इसका, इगुआजो। क्या बोला इसमें? इगुआजो। इससे पहले पराना नदी उराग्वे एवं ब्राजील देश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इगुआजो जलप्रपात का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, पाराना नदी का, इस पर इगुसु बांध स्थित है, डैम स्थित है। ठीक है, इसके बाद नया पॉइंट लिखेंगे, ला प्लाटा। ला प्लाटा, ला प्लाटा, इसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य, उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य 30 किलोमीटर लंबी एक एस्चुरी है।
लंबी एक एस्चुरी है। एस्चुरी समझते होगे सब, हाँ? नहीं समझ ज्वारनदमुख ज्वारनदमुख हाँ, हिंदी में ज्वारनदमुख बोलते हैं इसे। एस्चुरी है, क्या होता है एस्चुरी मतलब? नहीं पता। और कौन से देश बताए हैं? हाँ, ये बताया अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना और ये दूसरा क्या उरुग्वे? उरुग्वे, ये उरुग्वे। इन दोनों के मध्य में क्या है? ये नदी है और ये नदी क्या है? एक एस्चुरी है। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है? ये एक लैंड है, स्थल है। इस स्थल पर ये नदी बह रही थी। ठीक, ये नदी क्या करना था? इस नदी को इसमें अपना जल, ये सी है, गिरा देना था, लेकिन ये अपना जल जो है वो गिराई नहीं। उसने क्या किया? इसके साथ जो मलबा आया उस मलबे को अपने दोनों तरफ इसने जमा लिया। जमा के ये नदी और आगे तक बढ़ गई, यानी कि नदी यहाँ पे खत्म हो जानी थी, पानी में गिर जानी थी, लेकिन पानी में नहीं गिरी, उसने उसको बढ़ा लिया। यानी दोनों किनारों पर क्या है? जमा हो गया, है ना? तो जो जमा होके जो हमें एक लंबा सा आकार दिखाई दे रहा है वो ही क्या है? एस्चुरी। ठीक है, पानी गिराएगी लेकिन ये आगे चल के गिराएगी और इसका जो पानी गिरेगा वो सीधा ऐसे गिरेगा, ना कि नदी में जैसे डेल्टा ऐसे फैल जाता है इस तरीके से नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये एस्चुरी होती है। तो हमारे जो पश्चिमी घाट पे नदियां हैं जैसे नर्मदा, तापी, वो क्या है? एस्चुरी बनाती है। वो भी पानी कैसे गिराती है? ऐसे गिराती है, लेकिन उनकी एस्चुरी इतनी लंबी नहीं है, इसकी काफी लंबी एस्चुरी है। चलो अगला, मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी, इसमें लिख ले पॉइंट। यह है एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणियों, यह है एंडीज पर्वत की दो पर्वत श्रेणी, कॉल्डेरा ओरिएंटल, कॉल्डेरा ओरिएंटल तथा कॉल्डेरा एक्सीडेंटल के मध्य में भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी का बेसिन तेल भंडार के लिए जाना जाता है। तेल भंडार के लिए जाना जाता है। फिर है, इसमें मरुस्थल के नाम में सुना होगा, आटाकामा मरुस्थल। कहाँ है? चिली। चिली में। इसके बारे में लिख लीजिए। चिली में स्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अब इसमें और इसमें दोनों में ये अंतर आता है। ये पेंटागोनिया वाला था, ये कैसा है? ठंडा। ये कैसा है? गर्म। वैसे भी तो सर ठंडा हो या गर्म हो, रात में तो ठंडा ही हो जाएगा, है ना? दिन में वो गर्म हो जाता है। रात में तो ठंडा हो ही जाता है टेम्परेचर, लेकिन ठंडे वाले में और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। वहाँ माइनस में पहुँचेगा बिल्कुल।
एक और पॉइंट इसमें लिखिए, यहाँ पर सोना, नाइट्रेट, तांबा, सल्फर, तांबा, सोना, नाइट्रेट, सल्फर मुख्य रूप से मिलते हैं। इसको विश्व में नाइट्रेट का सबसे ज्यादा भंडार यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद है बोलीविया का पठार। ये है बोलीविया, उसमें नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर आप लोग चाहो तो बना लेना उसमें। यहाँ पर ही है बोलीविया का पठार। ठीक है, तो बोलीविया वाले में जो है मुख्य रूप से टिन खनिज मिलता है। और इसकी राजधानी जो लापज है, एकमात्र विश्व में ऐसी राजधानी है जो पठारी क्षेत्र में स्थित है। सर करंट के अनुसार बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली के पास 50% लिथियम हो गया। अच्छा, जी सर। तो टिन इनके लिए सर अभी तो नहीं। ठीक है, तो ये इसका दक्षिणी अमेरिका का फिजिकल पार्ट था, जितना था मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी ये वो नहीं कराया था ना आपको, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे और ओशिनिया कहेंगे सर इसको। ओशिनिया कर लो, तीनों शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप की। देखो आप लोग घर पे जाके इनका थोड़ा सा एटलस का अध्ययन कर लो। पुलिस वाला पेपर कौन कौन दे रहा? सभी दे रहे हैं ना? नहीं दे रहे? नहीं, इतना वैकेंसी आया था, देना चाहिए सब। IAS तो बनी जाएगी। अभी यहाँ हरदोई के कांस्टेबल हैं जो SDM बने हैं, 12वीं रैंक उनकी आई थी। तो पहला स्टेप अपना रखो, नौकरी पाना। आज के टाइम में नौकरी पाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। नौकरी पा लो, फिर आगे पढ़ते रहो। तो जरूरी है कि नौकरी लगती शादी कर लो, है ना? नौकरी पा लो, फिर पढ़ते रहो, अपना मेहनत करते रहो, बन जाओगे एक दिन अधिकारी। तो सर इंटरव्यू जब दिया था, ये अपना एक रिपोर्टर हमारे पड़ोस से गए थे, जो यही सिपाही कह रहा था कि हमको कहने मिलते हैं कि आप तैयारी IAS कर रहे थे और निकल आते डी ग्रेड भी नहीं रहा। तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने एक जॉब पकड़ ली। ये डी ग्रेड की सिपाही को डी ग्रेड ही कहते हैं, ताकि उन लोगों का मुंह बंद रखे कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे अचीवमेंट मिल गई। उसके साथ साथ में IAS उसकी तैयारी पहले से ही IAS की थी, उसको बस पुश करना था ताकि। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब सिपाही की तैयारी ही कर रहा था एकदम से वो आई, पहले तैयारी उतनी ही मौजूद रहती है। तो वो तो होती है, वो एक नौकरी पाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, है ना? कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम थे, हमको सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मिल गई थी, हमने नहीं की, छोड़ दी। हम गए नहीं उसे कि हम छोड़ो, हम पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन नौकरी बाद में लेंगे। कमाई के लिए थोड़ी ना नौकरी की जाती है। समय तो सरकारी नौकरी का यही मतलब पर्पज है ना। ऐसा नहीं होता है। टीचर की नौकरी को कौन सी कमाई है? RTO विभाग में देखिए, कोई भी अधिकारी रात 9-10 बजे लगा देता है गाड़ी, चालान काटता है। लाइसेंस बनवाओ जाके, पहले 2-2.5 हज़ार में बन जाता था, अब 8-9-10 हज़ार में बनता है। उसमें सब दलाल लगे, सरकारी डिपार्टमेंट है। 1300 में बन जाता है सर, सिर्फ 1300 में ही बन गया था हमारा। तो हमने वो भी फीस नहीं की। मिश्रा जी में जाने वाले थे IIT। वो सब चीजें तो देखो चलती रहती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आपको अपना लक्ष्य कभी भी ये सोच के तय मत करना कि मुझे करप्शन करना है, मुझे देश की सेवा करनी है। बात नहीं, देश की सेवा करनी है। अपना लक्ष्य ऊंचा रखो हमेशा। ऊंचा लक्ष्य रखोगे तो छोटा तो अपने आप ही मिल जाएगा, उसमें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊंचा लक्ष्य रखो, एक दिन जरूर पालोगे उसे नहीं पाओगे तो उससे छोटा पालोगे।
एक चीज और है, इसको देखो समझो। कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या पैसे नहीं हैं आपके पास में या ज्यादा पैसे हैं तभी आप कर पाओगे। जो व्यक्ति जितने अभावों में जी के निकलेगा ना वही बंदा कुछ कर पाएगा। आप अपने अभावों को अपनी कमजोरी मत समझो, उसको ये सोचो कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आप इस अभाव को दूर कर दो, उसे एक मौके के रूप में देखो। अगर पैसे से सब कुछ होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा इतना बड़ा खिलाड़ी है वो अर्जुन तेंदुलकर, क्यों सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया? बना क्या? सुनील गावस्कर का बना, अमिताभ बच्चन का बना। जो अमिताभ बच्चन था क्या उन लोगों को पैसे की कोई कमी है? वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी उनको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग दिला सकते हैं। क्या बन पाए? नहीं हो पाए। सब चीजें हमारे अंदर नेचुरली होती हैं, हमें बस उसे निकालना होता है। पैसा कभी भी आपके प्रोग्रेस में बाधा बन ही नहीं सकता है अगर आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आप कितने भी जीरो क्यों ना हो, अगर आप किताबों में दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना अध्ययन कर रहे हैं तो एक दिन आप जरूर बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ। मेरे ही जहाँ हमारा घर है वहाँ पास में एक गाँव है, उस गाँव का लड़का वो साइबर कैफ़े में काम करता था। इस बार ही IAS बना। साइबर कैफ़े में काम करता था, उसका मन किया कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, चला गया दिल्ली। सोचो, पहले साइबर कैफ़े में काम करके उसने पैसा कमाया, थोड़ा सा कमाने के बाद कोचिंग करने चला गया दिल्ली में, कोचिंग की, तीसरे अटेम्प्ट में IAS बन गया। कितनी बड़ी बात। साइबर कैफे में काम कर रहा है, उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो लड़का IAS बनेगा? ऐसी मन बना उसका, जाऊँगा बन के दिखाऊंगा, बन गया। गोविंद जायसवाल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, रिक्शा चलाते हैं उनके पिता, उस पर 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे उसके पास में, वो आदमी बन गया। झुग्गी झोपड़ी से एक निकला था IAS, दुकान में काम करता था, परचूनी की दुकान में, दिन में परचूनी की दुकान में दिन में सामान दे रहा है, ऐसा खड़ा रहता था। हमारे साथ का ही था, हम लोग भी अपना रहते थे वहाँ। तो दुकान पे बैठा है, दुकान पर आया सामान बेचने, सामान उठा के दे दिया, देखा भी नहीं उसने कौन लेना आया, उठाया, मांगा, दे दिया, पैसा लिया, रख दिया, और मन में पढ़ता रहता था। ये ऐसा मुँह उसका हमेशा चलता रहता था। तो पढ़ने के तरीके हैं, हमें कैसे पढ़ लेना है, हमें लाभ उठाना। ये सोचोगे मेरे तो पिता इतने कमज़ोर हैं, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। जो पैसे वाला वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, वो तो रह जाएगा। जो अभाव होंगे ना वही आपको ऊपर उठाएंगे, उसको मजबूत बनाओ, कमजोरी मत बनाओ। कोचिंग पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़ा लो, पैसे के लिए पैसा मिल जाएगा, काम चलाओ। कौन सा तुमको एप्पल का मोबाइल चलाना आ रही? तो करप्शन के लिए आप वहाँ मत पहुँचो, करप्शन करोगे तो नुकसान झेलोगे। ये सोच के करप्शन करूँगा मैं, इसलिए मैं अधिकारी बनूंगा। अधिकारी बनो समाज की सेवा करने के लिए, ताकि आप एक बने तो आप अपने समाज में 10-5 लोगों की मदद कर सको, उनको जागरूक कर सको। ये करप्शन कर रही करी हुई है, आप लोगों को फायदा क्या है? नहीं सर, जो करप्शन की विचारधारा रखते हैं ना, तो वो करप्शन पढ़ाई में भी हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई में बच्चे क्या है कि आप मतलब एक ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं। यूरोप में पहुँचो, यूरोप हमारे पूरी दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप है जो प्रगतिशील विकास के लिए जाना जाता है। आप देखेंगे जितना भी डेवलपमेंट या खोजें हुई वो इसी जगह से निकली। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, सब जगह हम यहाँ से ही चले, है ना। तो जो दुनिया में आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, जागरूकता है, उसमें यूरोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम प्रगतिशील महाद्वीप का नाम भी देते हैं। एक और नाम देते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है इसको प्रायद्वीप का प्रायद्वीप? क्योंकि ये जो महाद्वीप है खुद में एक प्रायद्वीप भी दिखता है।
और महाद्वीप ऐसा है जो चारों तरफ से प्रायद्वीप की परिभाषा क्या है? तीन प्रायद्वीप से- किसे कहते हैं? क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से, ये मान लो, ये है ना, इधर सी है, इधर सी है, इधर सी है, जैसे भारत का प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं कि इसमें केवल एक ही देश ऐसा नहीं है कि जो तीन तरफ से घिरा हो, इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रायद्वीप जैसी स्थिति में है। जैसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सब क्या है? सब प्रायद्वीप जैसी आकृति बना रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहते हैं। और एक्साइल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि इसको एक ऐसे अक्ष के रूप में प्रकट करते हैं कि जो पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित करता, पूरी दुनिया का व्यापार यहीं से होता है, होता नहीं होता है? हमको कोई चीज की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की, तो हम कहाँ जाते हैं? अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंट्रीज। ज्यादातर यूरोप के ऊपर ही निर्भरता रहती है। मतलब अब तो अमेरिका आ गया, लेकिन उस समय की कंडीशन सोचो जब यूरोप ही अपने आप में सुपर मोस्ट था, है ना? जितना भी टाइम हो गया है, स्टिल 15 मिनट रिमेनिंग। जितने भी आपके कंट्री आगे बढ़े हैं उनके पीछे यूरोप ही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कुछ भी हो, तो उसके पीछे यही है। ये पूरा एक व्यापारिक मार्ग है, ये पूरा एक व्यापारिक मार्ग है ना? यहाँ से भी व्यापारिक मार्ग है पूरा, तो सबका टारगेट वही रहता है यूरोप जाने का। आप लोग भी अगर अपने परिवार में भी ज़्यादा सुनते होगे तो 2 ही 3 जगह आप चुनोगे पढ़ने के लिए, या तो अमेरिका अब हो गया, अमेरिका में जो लोग हैं वो भी कहाँ के हैं? यूरोप के ही हैं, है ना? तो अमेरिका हो गया या यूरोप है। जितनी यूनिवर्सिटी बेहतरीन है यूरोप में है, तो यूरोप की एक अपनी अलग पहचान है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, जिसके प्रभाव से वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है ना? हम बोलते हैं, हम अपने यहाँ अपने देश में हम कौन सी हमारा जो कल्चर है इंडियन कल्चर, उसमें भी हम आज अपनी क्लास में आप देख लो कितने ऐसे हैं जो इंडियन कपड़े पहने हुए हैं। बताओ कोई है? इंडियन कपड़ा पहना हुआ कोई है? ड्रेस तो सर इंडियन ही है जो ड्रेस में, अगर उनको कहते हैं फॉर्मल ड्रेस में। केवल जो लड़कियां पहनी हुई हैं यूनिफॉर्म वो इंडियन है, लेकिन उसके ऊपर भी वो जैकेट पहनी हुई है वो वेस्टर्न है। नहीं, कुछ तो सिलवाया, वो घर का पहनी है, कुटीर वाला। घर का किसी का नहीं है, कुटीर वाला पहनी है सब वेस्टर्न। तो ये वेस्टर्न नाम पड़ा वो यूरोप के कारण ही पड़ा। हम उसको अभी पता है यूरोप वाले हम जो बात करते हैं हमसे 50 साल आगे हैं, हमारे ऊपर यूरोप की छाप है। आप लोग भी पैसा कमा लोगे तो वो चीज़ें घर में लाओगे जो यूरोप में ज़्यादा चलती हैं, अपने घर को उस तरीके से निर्माण कराओगे जिस तरीके से यूरोप में होता है, तो इसीलिए वो हावी है हमारे ऊपर पूरी तरीके से। चलो अब और इसकी बातें सुन लो, सुनो जी। विश्व व्यापार की धुरी भी इसको कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो, लिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हाथ लिखते भी चले रहो ना। प्रगतिशील महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, संसार का कारखाना कहते हैं। प्रगतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, संसार का कारखाना कहते हैं। एक्साइल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार की धुरी कहते हैं। टोटल विश्व का 6% भाग यहां पर है, जिसपे 25% जनसंख्या निवास करती है। टोटल विश्व का 6% लैंड है के पास, उस पर टोटल वर्ल्ड की 25% जनसंख्या निवासित है।
36 25 ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे इसके फिजिकल पार्ट की। ये तो एक सामान्य सी इसकी इंफॉर्मेशन हुई। अब यूरोप का तो देखो मैप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा है तो उसको बनाएंगे नहीं। यूरोप में कई भागों में हम इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लेंगे इसको यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहाँ है? ये वाला पोर्शन है। यूराल पर्वत ये आपको एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है। पहला तो पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरी बात इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता है कि ये 2200 किलोमीटर 2200 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। देखो कितनी लंबी लाइन खींची है इसकी, 2200 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। तीसरा इसका पॉइंट है, यह 80 से 120 किलोमीटर चौड़े हैं। 80 से 120। औसत रूप से एवरेज 300 मीटर ऊंचे हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी यामाटाउ है जो 1680 मीटर ऊंची है। यामाटाउ, हाँ, इसमें सर एक और भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? नरोद गया कितनी मीटर है? 1894 1894। हैं? अरे ये इसकी यूराल की चल रही है केवल, वो तो यूरोप में पहुंच जाएंगे ना। अभी उसी में लोग ये उसका एड्रेस नया अपडेट किया हो जो हम दिखा रहे हैं, इसको कल अपडेट कर देंगे अगर चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये तो यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन सबसे पूरब में था। अब आता है दूसरा स्कैंडिनेवियन। क्या चल रहा है? स्कैंडिनेवियन पर्वत, इसमें नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क के पर्वतों को शामिल किया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क के पर्वतों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो। इस पर हिमोर, एस्कर तथा हिमानी झीलें मिलती हैं। इनको मैं भी बताऊंगा क्या होते हैं। हिमानी झीलें मिलती हैं। अगला पॉइंट, इन पर्वतों के तटीय भाग पानी में डूबे हुए हैं जिनको फ्योर्ड्स कहा जाता है। इनके तटीय भाग पानी में डूबे हैं जिनको फ्योर्ड्स कहा जाता है। फ्योर्ड्स कहा जाता है। 2-3 शब्द आए यहाँ। एक आया हिमोर और क्या आया
एस्कर, हिमानी, हिमानी सब समझते हो? यस सर। हिमोर नहीं समझते? और एक फ्योर्ड। एटलस जिनके पास भी है वो ध्यान दे लेंगे, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। फ्योर्ड क्या होता है पहले ये समझो। ये क्या है? ये इस तरीके का है, स्कैंडिनेवियन पर्वत ये है। सामान्य तौर पर पर्वत कैसा होना चाहिए? ऊंचा उठा होना चाहिए, और इनके कट कैसे होने चाहिए? एक रेखा के रूप में होने चाहिए। इसके क्या है? ऐसा है, तो दांत निकले हुए जैसे ऐसा दिख रहा है। एटलस में भी दिखता है, स्कैंडिनेवियन देखो, ये ऊपर वाला जो स्टार है स्कैंडिनेवियन। तो ये क्या है? जो पर्वत था, जो क्या हुआ, ऊपर से हिमानी आई। हिमानी मतलब हिम, आइस आई। वो आइस आई, जब वो खिसक के आई वो पानी में गई, तो उसने क्या किया? इनको रगड़ के यहाँ से काट दिया। तो जो एक ऐसी शेप होनी चाहिए थी वो ऐसी ना होके ऐसी होगी जैसे दांत नुमा हो जाती, दांत हो हमारी या फिंगर हो। ये वाली जो शेप होती है इसको क्या कहते हैं? फ्योर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और ये केवल यहीं पर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इतने ऊपरी वाले लैटिट्यूड पर है कि वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। बर्फ गिरती है तो उससे हिमानी बनती है। हिमानी खिसकती है, काटती है, तो उस पर्वत को काट के उसने इस तरीके से बना दिया। ये वाला देखो, ये पूरी लाइन की लाइन दिखाई देती है। ये क्षेत्र में ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब दो टर्म यूज किए गए हैं, एस्कर और हिमोर। हिमोर क्या होता है? जो ये पर्वत है, इस पर्वत पे जो हिम आ रहा है, हिम के साथ में जो मलबा साथ में चलता है ना, कंकड़ पत्थर सब, वो हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, उसके साथ में जो मटेरियल चल रहा है वो सब मिलके हिमोड़ कहलाता है। एस्कर क्या होगा? इस हिमोड़ से, हिमानी से उसकी पूंछ इस तरीके से जब बन जाएगी आगे चल के नुकीली, तो वो क्या हो जाएगा? एस्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत सारे देखने को मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहां पर ये सब चीजें देखने को बहुत इजीली मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका ब्रिटेन के पर्वत। नंबर 3 पे ब्रिटेन के पर्वत। ब्रिटेन के पर्वत में पिनाइन पर्वत, जो प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है, प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है, जिस यहां पर यू आकार की घाटियां देखने को मिलती हैं। यहां पर यू आकार की घाटियां देखने को मिलती हैं। दो प्रकार की घाटियां होती हैं, यू प्रकार की और वी प्रकार की। वी प्रकार की घाटी कहाँ मिलती है और यू प्रकार की घाटी कहाँ मिलती है? यू का मतलब ये यू प्रकार की हो गई, ये वी प्रकार की हो गई, वी टाइप। यू वाली घाटी हमेशा हिमानी क्षेत्रों में मिलती है। क्यों? क्योंकि हिमानी, देखो ये नदी है, ये लैंड है, ये नदी चल रही है, इसको यहाँ पे कमजोर पॉइंट मिला, इसने गड्ढा किया, इस तरीके की शेप बना दी। क्योंकि नदी जहां काटेगी उसमें वेग क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा तो एकदम साफ उसका बन के आएगा, तो वो वी शेप बनाएगी। हिमानी क्या करेगी? हिम तो बहुत धीमे धीमे चलता है ना, स्लो स्लो चलेगा, तो जो काटता है वो क्या करता है? ज्यादा काटता है, इसलिए उसकी शेप धीरे धीरे करके यू शेप की हो जाती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है।
वो नदी से बनेगी, ये हिमालय से बनेगी। इसके बाद आता है प्राचीन प्राचीन पर्वतीय खंड। इसमें आएंगे हर्सिनियन तथा कैलेडोनियन पर्वत। हर्सिनियन तथा कैलेडोनियन पर्वत। जिसमें स्पेन का मसेटा, स्पेन का मेसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन का पठार, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा बास जेरस। पर्वत प्रमुख है। ये कैसे पर्वत है? प्राचीन पर्वत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्पाइन पर्वत श्रेणियां। अल्पाइन पर्वत श्रेणियां, इसमें डैश लगा के लिख लो। अल्पाइन का मतलब होता है न्यू, नवीन। अल्पाइन पर्वत श्रेणियां, इसमें डैश लगा के लिखो। यह हिमालय के तरह नवीन बलित पर्वत है। यह हिमालय की तरह नवीन बलित पर्वत है जो टर्सरी युग में बने हैं। टर्सरी युग में बने हैं। इसके अंतर्गत आल्प्स, कार्पोथेनियन, बाल्कन तथा काकेशस। आल्प्स, कार्पेथेनियन, बाल्कन तथा काकेशस प्रमुख पर्वत हैं। ठीक है, इनके बारे में अब कल बताएं। चिली में खान पाई जाती है तांबे की, उसको सर क्या कहते हैं? चिली में खान पाई जाती है तांबे की, उसका नाम क्या है? हाँ जी सर। हाँ, नाम को याद नहीं आ रहा। सैंटियागो है, सैंटियागो। क्या ऑप्शन ऑप्शन है? नाम बताओ। हाँ, टमाटा।